8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज इसका दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो ये अध्याय में लर्निंग आउटकम्स LO 802, 803, 808 और 809 समाहित हैं। तो इसको आप अच्छे से पहले पूरा पढ़ लेना है आपको। और इसमें एक काम करने के लिए दिया गया है आपको कि बच्चों आपने घर में निम्नलिखित घटना देखी है कि नहीं, ज़रा देख के बताना है। तो जैसे देखी गई घटना के बारे में बताया गया है कि ब्रेड या रोटी पर फफूंद देखी है कभी? तो बिल्कुल कभी न कभी तो देखी होगी घर या में, कभी रोटी या ब्रेड कभी छूट जाती है तो उस पर सफ़ेद और काला फफूंद पड़ जाता है। जूते पर अगर कई बार पुराने जूते कहीं किनारे पड़े रह जाते हैं, बारिश के दिनों में गीले, तो उस पर भी काला फफूंद आ जाता है ना। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है। हाँ, काई किस रंग की होती है? हरे रंग की होती है। और गर्मी में खाना ख़राब होना, ये भी देखा है। सफ़ेद झाग निकलने लगता है उसमें, है ना। तो ये तो हम सब देख चुके हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अपने विचार भी लिखो। तो ये सूक्ष्म जीव हैं, मतलब ये ऐसा कि ये क्या हो रहा है, ये जो दिख रहा है ये सारी चीज़ें, यानी जो रंग ये सब दिख रहा है, ये क्या है? ये सब सूक्ष्म जीव है और ये हर जगह है पाए जाते हैं और अनुकूल वातावरण पाते ही प्रकट हो जाते हैं। मतलब वो जैसे ही उनके लिए वातावरण आता है अनुकूल, वो सामने आ जाते हैं। फिर अगला बोल रहे हैं कि निम्न में से बॉक्स में लिखो। निम्न में से मतलब जो भी ये दिया है उसको बॉक्स में भरना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, यीस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये जो इनमें से जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं, तो इनको सामने लिख लेना है। फिर बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं, मतलब जो भी बच गया है उनमें से, तो जैसे पैरामीशियम रह गया, यीस्ट रह गया, स्ट्रिप्टोमाइसिन रह गया, अब इनके बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये भी सभी सूक्ष्म जीवों के प्रकार व कुछ उदाहरण हैं। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं ये तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं और ये कुछ उदाहरण हैं जिसके बारे में बताया गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 पर। तो सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो आपने अपनी माँ को गर्म यानी कि गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण, तो दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? सूक्ष्म जीवों में जनन, मतलब सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि करने लगते हैं, तो इससे जो है वो दूध जो है दही में बदल जाता है। ठीक है। फिर है, बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है क्या है? मलेरिया कहाँ से आता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो इसको लिख लेना है, टिक लगा लेना है सी पर। फिर निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है? जो सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं, पौधे अगर अपने आप सूख गए तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो सूक्ष्म जीव, कई कारणों से सूख सकते हैं। और ये सारी की सारी बाकी सब सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं। तो आपने बी में लगा लेना है। फिर आपने बाज़ार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण होते हैं कवक। ठीक है। तो सी में टिक लगा लेना है। फिर नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या रहती है? वायुमंडल में टोटल नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर ही रहती है, नहीं न बढ़ती है न घटती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन चक्र के कारण। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। प्रश्न 2 कह रहे हैं कि दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए हैं मादा एडिस, पाश्चुरीकृत, किण्वन और संचरणीय रोग, प्रतिजैविक। तो शुरू करते हैं। पहला, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, क्या कहलाती है? प्रतिजैविक। ठीक है, या एंटीबैक्टीरियल जिसको बोलते हैं। अब प्राकृतिक शर्करा में एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। और डेंगू के वायरस का
वाहक जो होता है मादा एडीज, ये सारे यहाँ रखें, उन्हीं में से उतारना है आपको। फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? ऐसे रोग कहलाते हैं संचरणीय रोग। अब इसी का दूसरे पन्ने में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? तो हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल रखना चाहिए क्योंकि हमारे मुंह से निकली जल की बूंदें या ड्रॉपलेट्स वातावरण में ना फैलें और संचरणीय रोग ना फैलें। प्रश्न क्रमांक 4 ये कह रहे हैं कि बूझों का जन्मदिन 25 मई को था 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गईं। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो ये बताना है। देखो, छोले भटूरे जो बाहर फ्रिज से रखे होने के कारण, यानी ये फ्रिज में नहीं रखा तो क्या हुआ, सूक्ष्म जीवों से विषाक्तन हो गए, जो कि अभी पहले पीछे पढ़ा है ना। सूक्ष्म जीव हर समय हर जगह पाए जाते हैं, उनको अनुकूल वातावरण मिलते ही वो जो है अपना काम शुरू कर देते थे, तो ये सूक्ष्म जीवों से विषाक्तन कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। फिर जिन्हें दूसरे दिन बूझों ने खा लिया और चूँकि विषाक्तन हो चुका है तो उसे उल्टी होने लगी, ठीक है, ये लिखना है अपने को। तो 5वां ये कह रहे हैं, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु यानी बैक्टीरिया तथा विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। अब इसमें दिया है हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो जो जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले हैं वो हैं हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और विषाणु या वायरस से होने वाले रोग हैं खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। अब प्रश्न क्रमांक 6 कह रहे हैं कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम तो ये कहलाता है अमीबा, और इसी में अगर चप्पल की तरह आकृति होती तो उसको बोलते हैं पैरामीशियम, ठीक है। ये क्या बोलते हैं जी, एक कोशीय जीव कहलाते हैं ये, ठीक है। तो यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो यह सूक्ष्म जीव यानी कि ये अमीबा प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अमीबा की ही बात हो रही, ठीक है। फिर इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो प्रोटोजोआ वर्ग द्वारा होने वाले रोग का नाम है अतिसार एवं मलेरिया, ठीक है। किसी भी रोग का, चाहे अतिसार कह लीजिए चाहे मलेरिया कर लीजिए, कोई भी। अब इसी में 7वां प्रश्न लिखना है कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो इसका जवाब इस तरह लिखना है कि पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी कि किसी भी दूध को 70 से 72 डिग्री तक गर्म करना है ना, और अचानक 0 डिग्री पर ले आके ठंडा कर देना, तो इस स्थिति को से क्या होते हैं, जीवाणु, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, और यह जो प्रक्रिया है उसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? तो जो पाश्चुरीकृत दूध हो गया तो उसमें तो पहले ही सूक्ष्म जीव से मुक्त है, और जो अभी ताज़ा लिया है आपने उसको भी उबाल के उससे सूक्ष्म जीव खत्म करिए, नहीं तो वो खराब हो सकता है। फिर बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए। तो क्या बताना है इसमें? पहला पूछ रहे हैं कि बूझों का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो बूझों का मित्र मलेरिया व डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है मादा एनोफिलीज और एडीज दोनों प्रकार के मच्छर हो सकते हैं, तो ये जो है इस तरह की बीमारियां फैलाएंगे।
तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ये फिर आगे आ ही गया वो। उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनोफिलीज एवं मादा एडीज मच्छर हो सकता है, क्योंकि यही मच्छर काटने से ये सब बीमारियां होती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन से उपाय करने चाहिए? तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने देना आदि कार्य करना पड़ेगा। यानी ये सब उपाय करने होंगे आपको, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 9 कह रहे हैं कि पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो 2 घंटे पश्चात गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाएगी, है ना। यही पाया, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन, किण्वन शुरू हो गया। पहेली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन हुआ देखा, वह किस कारण से हुआ? अच्छा, अब बताओ, कारण भी बता दो। तो गूंथे हुए आटे में यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। और ये गैस के बुलबुले यीस्ट वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। आयतन बढ़ा देते हैं मतलब वो फुला देते हैं, इसी कारण से फूला हुआ महसूस हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पन्ने में, और अगला पन्ना है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? तो इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाने में किया जाता है। 10वां कह रहे हैं कि हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो कुछ कीट एवं जंतु जैसे मक्खी, कूड़े एवं अपशिष्ट पर बैठते हैं, फिर उड़कर भोजन में बैठकर भोजन को दूषित कर देते हैं। इसीलिए भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि मक्खी इधर उधर कहीं भी बैठती रहती है कूड़े कचरे में, और फिर आके खाने में बैठती है, तो उसके पैरों में लगा कचरा जो है खाने में आता है और भोजन जो है दूषित हो जाता है, इसलिए उसे ढक के रखना है। 11वां कह रहे हैं कि पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए क्यों, है ना। इसके बारे में बताना है कि आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है, इसके बारे में जवाब देना है। तो आम के अचार में नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। इस कारण अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। यानी कि नमक और खाद्य तेल जो है उसमें सूक्ष्म जीव पनपने नहीं देते हैं, इसलिए वो बचा रहता है। दूसरा कह रहे हैं कि आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? तो हमारे घरों में दादी मम्मी द्वारा विभिन्न प्रकार के अचारों, पापड़, बड़ी व चिप्स आदि सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा कह रहे हैं, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली, स्क्वैश, मुरब्बा आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। 12वां कहते हैं कि दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है आपको। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये कह रहे हैं कि 13वां है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित करिए। तो देखिए जी, नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो ऐसे चलती है। एक तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, फिर यही नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण के, जिसको डाइटम बोलते हैं ना, ये लोग जो है सोख लेते हैं,
और फिर इनके द्वारा जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को क्या है नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित, ये जो हर इकाई होती है वो जो है उनको नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दी। फिर जुताई करोगे तो फिर क्या होगा, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक यानी कि यहाँ से जो ये तो ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, पहले से जो मिट्टी में उपस्थित होते हैं उनका क्या करते हैं, अच्छा इधर से जो वायुमंडल से आई ये बारिश के द्वारा यहाँ आ जाती है मिट्टी में। अब मिट्टी में जो नाइट्रोजन है या इधर से आई है या पहले से जो नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं, पौधे अवशोषित करते हैं। अब पौधे अवशोषित करेंगे तो जंतु पौधों को खाएंगे, ठीक है ना। अब पौधे खाएंगे तो उत्सर्जन भी करेंगे, है ना, तो उत्सर्जन करेंगे और फिर खा पी के देर सवेर मरेंगे भी। तो उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन, अब ये करेंगे तो नाइट्रोजन कहाँ जाएगी, वो भी निकलेगी तो कहाँ, वो मिट्टी में ही मरेंगे, तो मरेंगे तो फिर मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। दूसरा, मिट्टी के जो यौगिक हैं वो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन परिवर्तित, कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन को सीधे गैस में बदलते रहते हैं और गैस कहाँ जाएगी, फिर से वही वायुमंडल मिल जाएगी। तो ये सारा चक्र चलने की प्रक्रिया को ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजन चक्र में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन उतनी ही है, बस रूप बदल रहा है बार बार, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, पर वो टोटल स्थिर रहता है, इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर आइए 14वां प्रश्न, ये कह रहे हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव और संचरण का तरीका और बचाव के उपाय लिखने हैं। तो देखिए, पहले मानव रोग में क्या होता है, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ये जीवाणु द्वारा होता है, ये वायु द्वारा फैलता है और इसका बचाव का सामान्य उपाय इन चारों का इधर लिखा है, अभी देखते हैं। खसरा यानी मीजल्स, ये वायरस द्वारा होता है, ये भी वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस द्वारा होता है, ये वायु और सीधे संपर्क से भी फैलता है। पोलियो, ये वायरस द्वारा होता है, ये कहाँ से, वायु और जल द्वारा फैलता है। अब इसके बचाव का क्या तरीका है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। ऐसा करेंगे तो ये जो है इससे बचाव हो जाएगा। दूसरा इसी में ये है जो हैजा और टाइफाइड लोग जो इस रोग होते हैं, एक हैजा क्या होता है, ये जीवाणु से होता है, ये जल तथा भोजन की वजह से होता है। टाइफाइड ये भी जीवाणु द्वारा होता है, ये पानी से होता है। अब इसको दूर करने का क्या उपाय है, इससे बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करना, ये सब इसकी उपाय हैं। फिर आते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए ये जो है वायरस से फैलता है और ये जल से ये जीवाणु जो है वायरस आते हैं इसमें, और ये जो संचरण का तरीका होता है पानी से फैलता है। तो इसके लिए क्या करना है, बचने के लिए उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना है और टीकाकरण कराना है, तो हेपेटाइटिस ए से बचाव होता है। फिर 15वां कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं। इस कथन को स्पष्ट करिए। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव पादपों तथा जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न उत्पाद जैसे कि दवाइयाँ, एल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद बनाए जाते हैं और साथ ही हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। अब आते हैं अगले पन्ने में, ये है प्रोजेक्ट। तो पहला प्रोजेक्ट कह रहे हैं कि 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए तथा बी चिन्हित करिए, है ना। फिर क्या है, ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए, गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? हाँ जी, दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है, ठीक है। दोनों गमलों में किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? तो दोनों गमलों में से ए गमले की सामग्री का अपघटन हो गया।
सामग्री के अपघटन का कारण भी बता दो। तो सामग्री के अपघटन का कारण सूक्ष्म जीव हैं। और जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसका अपघटन सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव नहीं हैंगे तो अपघटन नहीं होगा। फिर जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? क्या उपयोग कर सकते हो उसको आप? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया, उसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में किया जाता है, यानी कि उसको खाद के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर आ जाते हैं प्रोजेक्ट 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। कैसे कैसे? भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम यानी परिरक्षक, और पैकेट के निर्माण का दिनांक और पैकेट समाप्ति दिनांक, भोज्य उपयोगी पदार्थ। तो यही दोबारा लिखा है तो एक ही चीज़ लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक नमकीन या कुरकुरे का पैकेट लिया तो उसकी डेट ने लिखा था उसमें। भाई आप भी कर सकते हैं, आप तो कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ भी मिला है उसके बारे में है, ठीक है ना। आपके घर में कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती हैं तो उसके बारे में लिखना है। तो नमकीन कुरकुरा की जो पैकेट का जो 4/9/25 लिखा था और उसकी पैकेट का लिखा था समाप्ति 4/12/2025। और बना किसका था? चावल का। रतलामी सेव की जो पैकेट का डेट लिखा था उस पर 4/8/2025 और उसमें एक्सपायरी डेट लिखी थी उसकी 3/2/2026। और ये बेसन और मूंगफली से बना था। फिर एक चकली का भी पैकेट उठाया, उसमें 22/8/2025 डेट पड़ी थी और एक्सपायरी पड़ी थी 24/6/2026। ये मूंग की दाल से बना था। फिर कलरफुल सौंफ का पैकेट उठाया, उसमें ये 16/8/2025 डेट पड़ी थी और पैकेट समाप्ति का दिनांक लिखा था 16/2/2026 और सौंफ और शक्कर से बना था। फिर मीठा ड्राई पान, इसके जो पैकेट का जो डिब्बा था उसमें 8/10/2025 डेट पड़ी थी, एक्सपायरी लिखी थी 23/11/2026 और ये किससे बना था? पान और शक्कर से बना था। तो ये आपके घर में अगर दूसरे पैकेट्स हों तो आप उनको देखकर लिख सकते हैं। फिर अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि घर में कौन कौन किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो घर में दाल, चावल, गेहूँ, प्याज, लहसुन, आलू, महुआ, अचार आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करके रखती हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वो कौन से तरीके अपनाती हैं? लिखिए। तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए इन्हें धूप में सुखाते हैं और कुछ को नमी रहित डिब्बों में बंद रखते हैं। फिर भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं, तो सूचीबद्ध कीजिए। तो हाँ भाई, खाद्य सामग्री के अलावा भी घर में कई अन्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से जैसे कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और संवेदनशील दस्तावेज हैं। इन्हें कीड़े लगने, जंग लगने, नमी, धूल से बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है।